Okay, so it's chapter 2 from HRK or Kaleem Akhtar, paper A, and the chapter name is Particle Dynamics. Okay, so first topic is about Newton laws. So we all know Newton most famous three laws, in which first law is basically law of inertia, which states that if a body at rest, it will remain at rest, or body in uniform motion will tend it to do so unless acted upon by an unbalanced force. इसमें जो इम्पोर्टेंट टर्म है दैट इज अनबैलेंस फोर्स, कि जब तक अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं होगी तब तक जो भी बॉडी की मोशन की हालत है, वो चाहे रेस्ट है चाहे यूनिफॉर्म मोशन है, वो वैसे ही रहेगी। सो इसे हम ये इस केस में एक्सेलरेशन जीरो होता है और इसको आप प्रूव कर सकते हैं। एक्सेलरेशन की तारीफ है वी एफ माइनस वी आई ओवर टी। अगर हम पहला केस लें रेस्ट का, तो रेस्ट में क्या है, इनिशियल वेलोसिटी भी जीरो, फाइनल वेलोसिटी भी जीरो। या हम केस लें यूनिफॉर्म वेलोसिटी का, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मुराद है इन दोनों की जो भी वैल्यू है 5 मीटर पर सेकंड 10 मीटर पर सेकंड जो भी है, दोनों सेम होंगे। तो जब दोनों सेम को माइनस करेंगे या जीरो में से जीरो माइनस करेंगे तो एक्सेलरेशन आएगा 0 मीटर पर सेकंड। जिसकी वजह से हम ये कहते हैं कि ये इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है जिसमें न्यूटन फर्स्ट लॉ अप्लाई होता है। नॉन इनर्शियल का भी अभी हम देखेंगे और आप गैस कर सकते हैं नॉन इनर्शियल क्या होगा जिसमें एक्सेलरेशन जीरो ना हो, क्योंकि जिसमें एक्सेलरेशन जीरो है उसे हम इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कह रहे हैं। ओके, इसी पे सेकंड लॉ आ जाता है कि अगर ये अनबैलेंस फोर्स लग जाए, इफ दिस अनबैलेंस फोर्स एक्ट्स ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, तो उसमें क्या होगा, एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा जो कि मास के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा और फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। दैट मेक्स अप F इज इक्वल टू m ए, विच इज नोन एज न्यूटन सेकंड लॉ। इसको आप वेक्टर नोटेशन में लिखेंगे तो ए के ऊपर वेक्टर साइन आ जाएगा और एफ के ऊपर वेक्टर साइन आ जाएगा। तो एक्सेलरेशन का ताल्लुक मास से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। इसके बाद इसी की एक फॉर्म डिस्कस की जाती है, इनफैक्ट अ वेरी फेमस क्वेश्चन इन वन ऑफ द पीपीएससी एग्जाम के न्यूटन सेकंड लॉ की 3 फॉर्म्स बताएं। आई थिंक इट वाज इन पीपीएससी 2022। तो एक तो फॉर्म ये होगी एफ इज इक्वल टू एम ए। दूसरी फॉर्म क्या है कि आप इसमें एक्सेलरेशन की तारीफ दर्ज कर दें जो भी हमने ऊपर भी देखी। तो एम वी एफ माइनस एम वी आई विल बी मोमेंटम चेंज, सो दैट विल बी डी पी ओवर डी टी। Rate of change of momentum is equal to applied force. This is the second form of Newton's second law, which says कि momentum में अगर तब्दीली आएगी तो आपके पास फोर्स में तब्दीली आएगी। यहाँ से हम inertia की भी तारीफ कर सकते हैं इम्पल्स की, which is we all know F is cross del T is equal to impulse. Okay, so the third form is from circular motion, that can be rate of change of angular momentum is equal to torque sort of, या आप इसका काउंटर पार्ट बना सकते हैं T इज इक्वल टू आई अल्फा। सो आई गेस दिस कुड बी द थर्ड फॉर्म फ्रॉम सर्कुलर मोशन, क्योंकि ट्रांसलेशनल मोशन में ये 2 फॉर्म्स ही मेजरली हम डिस्कस करते हैं। ओके, देन कम्स द न्यूटन थर्ड लॉ। न्यूटन थर्ड लॉ क्या कहता है कि हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है। तो जब ये अनबैलेंस फोर्स जो कि पहले केस में नहीं है न्यूटन फर्स्ट लॉ में, जब वो लगा दी जाती है तो एक्सेलरेशन पैदा होता है। और जब वो अनबैलेंस फोर्स लगाई जाएगी एक ऑब्जेक्ट पे एज एन एक्शन, तो उसी के ऑपोजिट उसका रिएक्शन होगा। और एक्शन और रिएक्शन आपस में बराबर होते हैं, तो अगर मैग्नीट्यूड ना आए एक्शन एंड रिएक्शन तो ये ऐसे ही होगा, क्योंकि नेगेटिव साइन इज
ओनली बिकॉज ऑफ द डायरेक्शन। अब यहाँ पे हम वेक्टर फॉर्म जब लगाएंगे तो माइन नेगेटिव आएगा, क्योंकि नेगेटिव का मकसद यहाँ पे मैग्नीट्यूड को कुछ फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ डायरेक्शन को फर्क पड़ता है। तो न्यूटन थर्ड लॉ यही है कि आप, जैसे हम गेंद की एग्जांपल पढ़ते हैं कि आप एक बॉल जो है वो दीवार पे मारे, बॉल आपकी तरफ वापस आ जाती है उसी फोर्स के साथ जितनी फोर्स से आपने उसे हिट किया है। डायरेक्शन दोनों की ऑपोजिट होती है, और एक्शन और रिएक्शन दो डिफरेंट बॉडीज पे होता है। ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो कि एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि टू डिफरेंट बॉडीज पे है। जैसे बॉल आपने वॉल पे हिट किया है तो एक्शन आपका वॉल पे है, रिएक्शन आपका बॉल पे है, BALL। तो सेम पे नहीं होगा। अगर आप चल रहे हैं तो एक्शन आपका अर्थ पे है, रिएक्शन आपके फुट पे है, या जो भी आपने पहना हुआ है। तो इससे पूछा जा सकता है डिफरेंट सिनेरियो में कि एक्शन कहाँ है और रिएक्शन कहाँ है। सो दीज आर द न्यूटन थ्री लॉस। देन द नेक्स्ट टॉपिक इज बेसिकली मोशन ऑफ कनेक्टेड बॉडीज। कि अगर आपके पास ये एक टेबल है और टेबल के ऊपर आपने एक ऑब्जेक्ट के साथ एक पुली के थ्रू किसी ऑब्जेक्ट को हैंग किया हुआ है और ये नीचे की तरफ मूव करेगा, ये उसके अकॉर्डिंग इधर मूव करेगा। तो आपने इसका एक्सेलरेशन और इसमें टेंशन निकालनी हो तो वो आप कैसे निकाल सकते हैं। अब हम ज़्यादा डेरिवेशन पे तो नहीं जाएंगे, वी विल जस्ट फोकस ऑन एक्सेलरेशन। और ये एक जस्ट स्टैटिस्टिकल फॉर्मूला होगा कि आपका जो ऑब्जेक्ट नीचे की तरफ आ रहा है, फॉर एग्जांपल ये है M2, ये है M1। अब और आपको पता है कि जो इस पे फोर्स लग रही है वो ड्यू टू वेट है, ड्यू टू ग्रेविटी। अब ग्रेविटी बेसिकली जो इस पे फोर्स लग रही है, विच इज फोर्स ऑफ ग्रेविटी, दैट विल बी द काज ऑफ एक्सेलरेशन विद सम मास। अब मास बेसिकली क्या होगा, वो उसकी रेशो बनेगी M2 over M1 plus M2 into G. So this is the formula for acceleration. This is the same formula you see for the potential divider, if you remember it. VAB is equal to RA over RA plus RB into V naught. This is the same formula you will see in stat for inheritance or profit or loss sharing among 4 to 5 partners. This is a statistical formula which simply says कि जितना mass पे जो ग्रेविटी लग रही है उसको आप डिवाइड कर दें टोटल mass से, which is M1 plus M2, तो उसका हिस्सा निकल आएगा। और उस हिस्से को अगर आप जब G से ज़रब करेंगे तो वो एक पर्टिकुलर एक्सेलरेशन निकल आएगा। इसी के बेस पे अगर आपने टेंशन निकालनी है, अब टेंशन सिंपली क्या है, TU2 M1A, कि इस मैस की वजह से उसमें जो एक्सेलरेशन है वो टेंशन की वजह बन रहा है, तो सिंपली आप इसको A से ज़रब दे दें, तो दैट विल बी M1 M2 ओवर M1 प्लस M2 इंटू G। के एक दफ़ा आपने मल्टीप्लाई करना है और एक दफ़ा आपने जमा करना है, तो उसकी जो रेशो निकलेगी वो आपके पास टेंशन निकल आएगी दो बॉडीज में जो कि कनेक्टेड है इन दिस फैशन, जिसमें एक ऑब्जेक्ट टेबल के ऊपर है और एक ऑब्जेक्ट पुली के थ्रू रोल कर रहा है। अगर इस ये केस इस तरह बना दिया जाए कि ये पुली है और दो मैस और दोनों इस तरह मोशन कर रहे हैं वर्टिकल, यानी पीछे केस में क्या था कि एक वो मोशन आपकी वर्टिकल है और एक मोशन आपकी हॉरिजॉन्टल है। और इस केस में क्या है कि दोनों मोशन आपकी वर्टिकल होंगी, डिपेंड अपॉन कि किसका मैस ज्यादा है। इसको आप M2 कह लें, इसको आप M1 कह लें, ये T1, या दोनों में टेंशन सेम है अगर हम उसको सर्टेन सिनेरियो लेते हैं। तो इसमें आपका जो फॉर्मूला है टेंशन का वो सेम वही होगा जो आपने पहले पढ़ा है, M1 M2 और M1 प्लस M2 इंटू G। फर्क सिर्फ एक 2 का आएगा, क्योंकि हम दोनों की मोशन को इस दफा कंसीडर कर रहे हैं, दोनों की वजह से हम वर्टिकल मोशन को देख रहे हैं, दोनों की टेंशन उसमें इन्वॉल्व है। और एक्सेलरेशन का जो फॉर्मूला है
अब क्योंकि दोनों वर्टिकल मोशन है और इसमें हमने ये कंसीडर किया है कि m2 इज ग्रेटर देन m1, क्योंकि फिर ये इस तरफ मोशन होगी तो ये रेशो वैसे ही बनेगी, लेकिन इस दफा दोनों का डिफरेंस है। पहले तो एक ही में ऐसा, लेकिन इस दफा उन दोनों का डिफरेंस एक्शन आएगा कि इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, इस पे भी ग्रेविटी लग रही है, एक ऊपर जा रहा है एक नीचे जा रहा है। तो जो आपका रिजल्टेंट इफेक्ट होगा वो m2 माइनस m1 की वजह से होगा, और उसी तरह उसकी रेशो निकालने के लिए टोटल मास से डिवाइड और साथ में जी। इस टॉपिक के लिए हम नाम यूज करते हैं एटवुड मशीन। इफ टू ऑब्जेक्ट्स आर कनेक्टेड with a pulley in a way that the both have vertical motion, this is known as Atwood machine। और उसके लिए टेंशन और एक्सलेशन का फॉर्मूला मैंने आपसे शेयर किया। अगर आप ये मैस m1 को m2 से बड़ा कर देते हैं तो फिर ये इसके सबस्क्रिप्ट चेंज हो जाएंगे, सो दैट शुड बी kept in mind कि m2 is greater than m1 है। okay, so this is basically about motion of connected bodies, one horizontal and one vertical। इसके लिए मेथड है, और जब दोनों आपके वर्टिकल हो अदर वे अराउंड नोन एज एन एटवुड मशीन, तो आपके लिए फॉर्मूला है। ओके, नेक्स्ट इज फ्रिक्शन। वी ऑल नो व्हाट इज फ्रिक्शन। फ्रिक्शन इज द रेजिस्टिव इफेक्ट, और ये आपको हर तरह की मोशन में सामना करना पड़ता है। यानी जर्नल नेम फ्रिक्शन ही रहेगा, लेकिन जब आप फ्रिक्शन की बात करेंगे तो इट इज बेसिकली मैकेनिकल मोशन, और फ्रिक्शन को हम मैकेनिकल मोशन में फ्रिक्शन ही कहते हैं। लेकिन जब आप किसी और ब्रांच में चले जाएं, जैसे फ्लूइड की अगर मोशन है तो हम उसको फ्रिक्शन नहीं फिर कहते, हम इसको विस्कोसिटी कहते हैं। इसी तरह अगर आप ऑसिलेशन में चले जाएं, इसको हम डैम्पिंग कहते हैं। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रिसिटी में चले जाएं तो हम इसको रेजिस्टेंस या इम्पीडेंस कहते हैं, डिपेंड अपॉन कि आप एसी के साथ डील करें या डीसी के साथ। और भी इस तरह बहुत सारे एग्जांपल्स कोट कर सकते हैं जो कि रेजिस्टिव इफेक्ट है उस पर्टिकुलर सिनेरियो का, जिसको जो है फ्रिक्शन ही, लेकिन उन सब के लिए नाम डिफरेंट है क्योंकि फ्रिक्शन का नाम मैकेनिकल मोशन के लिए डेडिकेट हो चुका है। सो फ्रिक्शन बेसिकली क्या है? द रेजिस्टिव फोर्स बिटवीन टू बॉडीज व्हेन वन बॉडी स्लाइड्स ओवर अनदर बॉडी। इसका फ्रिक्शन, कुछ सर्फेसिस की फ्रिक्शन कम होती है, कुछ की फ्रिक्शन ज्यादा होती है, लेकिन जो इसके लिए लिमिट है वो है स्टैटिक फ्रिक्शन लेस देन और इक्वल टू स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट, एंड एन इज द नॉर्मल फोर्स। एक ऑब्जेक्ट जब आप मूव करवा रहे हैं तो एन इज द नॉर्मल फोर्स विच इज ऑपोजिट टू द वेट, एंड दिस इज अ स्टैटिक फ्रिक्शन कांस्टेंट। और अगर इसका जो, जैसे कि ये लेस देन इक्वल टू है, तो इसका एक केस बनेगा जिसमें इक्वल होगा, और एक केस बनेगा जिसमें लेस देन होगा। जो इक्वल टू वाला केस है दैट इज नोन एज काइनेटिक फ्रिक्शन, और ओवरऑल अगर इसे हम देखते हैं दैट इज स्टैटिक फ्रिक्शन। और जो कोफिशिएंट्स है वो ये म्यू एस है, म्यू के हैं। ये फोर्सेस हैं जस्ट लाइक सिंपल फोर्सेस, फ्रिक्शन फोर्सेस विद हैविंग अ न्यूटन, यूनिट न्यूटन मीटर। और अगर हम इस कोफिशिएंट की यूनिट की बात करें तो इसका यूनिट क्या बनेगा? न्यूटन। और इसका नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, ये भी न्यूटन। तो इसका कोई यूनिट नहीं है। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हैज नो यूनिट। ओके, ओके, नेक्स्ट इज द कॉनिकल पेंडुलम। कॉनिकल पेंडुलम ऐसा पेंडुलम होता है जो कि हॉरिजॉन्टल सर्कल में मूव करे विद अ कांस्टेंट स्पीड इन अ वे कि जैसे कोन बनती है। कोन कैसे होती है? हम, यानी एक पेंडुलम है और वो मूव इस तरह कर रहा है कि वो कोन की शक्ल में लेके जाता है। मतलब एक सिंपल पेंडुलम और इसमें क्या फर्क है कि इसमें जो एंगल थीटा है, सिंपल पेंडुलम की क्या तारीफ है अगर आपको याद हो? सिंपल पेंडुलम इज अ पेंडुलम हैविंग एंगल वेरी लेस देन दैट इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। कि उसमें जो एम्पलीट्यूड है या थीटा जो है वो बहुत कम होता है, जीरो के बराबर होता है। लेकिन अगर आप उसका एम्पलीट्यूड बढ़ा दें, उस एंगल को बहुत ज्यादा बना दें और उसकी सेटिंग उसके अकॉर्डिंगली कर दें, तो वो जो मोशन है दैट विल बी द कॉनिकल पेंडुलम। अगेन हम इसकी डेरिवेशन में नहीं जाएंगे, जाने की जरूरत भी नहीं है।
अगर मैं आपसे उसका सिंपल टाइम पीरियड का फॉर्मूला करना है, और अगर मैं आपसे पूछूं कि सिंपल पेंडुलम के टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या था, तो यू विल से L/G, यू ऑल रिमेम्बर इट। तो अगर हम कैनोनिक कॉनिकल पेंडुलम की बात करें तो इसका, और अगर आप इसकी डेरिवेशन याद करें तो हम क्या करते थे, टेंशन के साथ इसके जो एल कोस थीटा कंपोनेंट को बैलेंस कर देते थे। यहाँ पे वो बैलेंस नहीं होगा, सो वही कोस थीटा यहाँ पे आ, साइन थीटा की वजह से तो आपका ये फॉर्मूला डिराइव होता है, अगर आपको याद हो एफएससी वाला। अदर वे अराउंड कि सिंपल कॉनिकल पेंडुलम में आपका जो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है उसमें सिंपल क्या होगा कि कोस थीटा आएगा, बाकी सारा सिनेरियो वही रहेगा, और इसकी बेस पे आप जाहिर बात न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। वी क्या होगा, 1/2 पाई G/L कोस थीटा, और अगर ये 2 पाई इधर आ जाए तो ये ओमेगा बन जाएगा G/L कोस थीटा। ठीक है, सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन कॉनिकल पेंडुलम। दिस इज हाउ सिंपल पेंडुलम, इसमें क्या फर्क है कि इसमें एंगल जो है वो आपका ज्यादा है, सिंपल पेंडुलम में थोड़ा होता है, इतना थोड़ा होता है कि इट्स ऑलमोस्ट इक्वल टू जीरो। इसका टाइम पीरियड का फॉर्मूला और उसके टाइम पीरियड के फॉर्मूले में सिर्फ एक कोस थीटा का फर्क है, इसलिए ही करवा रहा हूँ कि जैसे एक दफा बताना और एक दफा प्रैक्टिस कर लेंगे तो आपकी ये चीज कैप्चर हो जाएगी। ओके, देन वी हैव अ बैंक्ड कर्व। बैंक्ड कर्व आपने एग्जांपल्स में पढ़ा छोटी क्लासों में। तो बैंक्ड कर्व क्या होता है कि रोड का एक हिस्सा थोड़ा सा ऊंचा रखा जाता है ताकि उसको नेसेसरी सेंटीमीटर फोर्स मिल जाए उन रोड्स पे जहाँ पे स्लाइडिंग का खतरा होता है, माउंटेन्स एरियाज जहाँ पे आपने क्विक टर्न्स लेनी है। तो एक हिस्सा जो है वो रोड की निस्बत ऊंचा बनाया जाता है कि कुछ इस तरह अगर हम देखें तो ये बनेगा, और यहाँ पे आपकी व्हीकल है जो कि जब इतना ज्यादा फील तो नहीं होता क्योंकि वो बिल्कुल मिनिमम एंगल रखा जाता है। तो इसमें जो क्वेश्चन है जो आपको पूछा जा सकता है वो, बल्कि इसके अंदर सॉल्व एक हुआ है एग्जाम्पल। उसने ऑब्जेक्ट की स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आवर, फॉर एग्जाम्पल लेट्स फॉर द इज आई टेक इट 100 मीटर पर सेकेंड, और उसने आर बता दिया है, रेडियस 150 मीटर, और पूछा ये है कि उसको कितना आपने बैंक करना है, बैंक्ड एंगल पूछा हुआ है। तो जो फॉर्मूला है विच इज V इज इक्वल टू GR एंड देन विद द टेन थीटा। अब ये V इज इक्वल टू सिंपल GR, ये फॉर्मूला आप पहले भी पढ़ चुके हैं। इसमें और इस फॉर्मूले में क्या फर्क है कि सिर्फ आपका जो बैंक्ड वाला टेन थीटा है दैट इज एन एडिशनल थिंग। तो अगर आपने टेन थीटा निकालना है तो दैट विल बी V² ओवर GR। तो इसमें आप वैल्यू दर्ज कर लें तो आपके पास थीटा निकल आएगा जो भी रेलिवेंट होगा, कैलकुलेटर के बगैर है तो ज़ाहिर कुछ आसान वैल्यूज होगी। अदर वे अराउंड यू कुड सिंपली हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला विच इज मोर अट्रैक्टिव इन दिस सेंस कि अगर आपको स्पीड पता है, जिस स्पीड पे आप एवरेज कंसीडर कर सकते हैं अगर वहां से गाड़ियां गुजरेंगी, जी आपको ऑलरेडी पता है, जैसे कि आप मरी जा रहे हैं या किसी और नॉर्दर्न एरियाज में जा रहे हैं तो उस खास पहाड़ का रेडियस क्या है, तो आप वहां से कैलकुलेट कर सकते हैं कि उसको आपने कितना बैंक्ड करना है ताकि ये चीज एक्सीडेंट की वजह ना बने। ये प्रॉब्लम 18 है कलीम अख्तर की बुक से। उससे पहले टॉपिक है जिसका हमने सिर्फ फॉर्मूला देखा है। ओके, नेक्स्ट इज अ टॉपिक फॉर द इक्वेशन ऑफ मोशंस, स्पेसिफिकली यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो हम जो इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ते हैं, VF इज इक्वल टू VI प्लस AT, S इज इक्वल टू VIT प्लस हाफ AT स्केयर, 2AS इज इक्वल टू VF स्केयर माइनस VI स्केयर। तो ये सारे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के केसेस हैं। These are only considered when we take uniform acceleration in mind. और इसमें अगर आप वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो यू नो कि A की जगह G आ जाएगा, S की जगह H आ जाएगा, एंड दैट विल रीशेप योर इक्वेशन अकॉर्डिंग टू वर्टिकल मोशंस।
सो इसमें थोड़ा सा इसने डिराइव किया हुआ है, बट हमने डेरिवेशन में नहीं जाना। बाकी इंटरेस्टिंगली यहाँ पे जो डेरिवेशन इक्वेशन ऑफ मोशन की अगर आपको कहीं जरूरत पड़े, दैट इज नॉट अ ग्राफिकल मेथड। अगर आप 9th 10th में याद करें, जो इक्वेशन ऑफ मोशन आप डिराइव करते हैं वो ग्राफिकल मेथड से करते हैं, इंटर में है ही नहीं। तो यहाँ पे बेसिकली कैलकुलस बेस्ड अप्रोच है। कि इक्वेशन ऑफ मोशन कैलकुलस बेस्ड अप्रोच पे, कैलकुलस बेस्ड अप्रोच मतलब आपके पास एक्सेलरेशन की तारीफ है और आप उस सिंपल तारीफ को अप्लाई करके उसको इंटीग्रेट करके क्या करेंगे, वहां से इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बना लेंगे, उसी की डेफिनेशन को फर्दर इंटीग्रेट करेंगे तो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। एक्सेलरेशन की तारीफ को वेलोसिटी की टर्म में अप्लाई करके इंटीग्रेट करेंगे तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन बन जाएगी। तो इसकी डेरिवेशन जो आम डेरिवेशन से डिफरेंट है, तो कहीं अगर आपको जरूरत पड़े तो ये एक बेस्ट वे है सॉल्व करने का। और जब वेरिएबल एक्सेलरेशन होगा तो फिर आपकी मोशन जो है वो ये इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई नहीं होंगी। उसके लिए फिर आपको देखना पड़ेगा कि वो टाइम डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है, या डिस्टेंस डिपेंडेंट एक्सेलरेशन है। तो वो जो मोशन होगी उसके लिए जो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, दैट इज नोन एज नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जिसकी सिंपल तारीफ क्या होगी, एक्सेलरेटेड फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ऐसा फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो कि एक्सेलरेटेड है उसे नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस कहते हैं। ओके, द लास्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक इज प्रोजेक्टाइल मोशन, जो कि आप एफएससी में भी देखते हैं चैप्टर 3 में। अगर हम ऑब्जेक्ट को इस तरह लॉन्च करें कि वो टू डायमेंशनल मोशन करे, मतलब हॉरिजॉन्टल भी मोशन हो और वर्टिकल भी मोशन हो रही हो, तो उस मोशन को, टू डायमेंशनल मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं। और इस पे लगने वाली दो चीजें हैं जो अमल कर रही हैं, एक तो ग्रेविटी नीचे की तरफ, और एक इसका अनर्शिया जो उसे अपनी असल हालत में रखने की कोशिश कर रहा है। क्योंकि अगर सिंपल ग्रेविटी लगती, इट विल बी लाइक दैट कि ऊपर जाता हो नीचे आ जाता, लेकिन सिंपल ग्रेविटी नहीं है। ग्रेविटी के अलावा भी जो उसकी असल अपनी हालत रखने बरकरार रखने की कोशिश है, नर्शिया मतलब एक स्ट्रगल है। ये ऊपर जाना चाह रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है। सो वो जो स्ट्रगल है, वो स्ट्रगल इस तरह का एक पैराबोलिक पाथ की वजह बनती है। सो दैट इज प्रोजेक्टाइल मोशन। प्रोजेक्टाइल मोशन में अगेन आप इंटरस्टाइल में देखेंगे, इधर देखेंगे फॉर्मूला सेम है। इधर कैलकुलस बेस्ड अप्रोच है, डेरिवेटिव इंटीग्रेशन है, वहां पे सिंपल आपके फॉर्मूलाज हैं जो आप वहां पे डिराइव करते हैं। सो मेन जो फॉर्मूला यही है कि आपका हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन इसमें जीरो है और वर्टिकल एक्सेलरेशन जो है इसकी मोशन की वजह बनती है। आपका जो इनिशियल हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन है दैट इज वी आई कोस थीटा, जबकि जब वर्टिकल आप, और ये इनिशियल जो है और फाइनल सेम होंगे क्योंकि इसी वजह से आपका एक्सेलरेशन जीरो है। और जब हम y की बात करेंगे तो वी एफ वाई जो होगा वो वी आई साइन थीटा माइनस जी टी के इक्वल होगा। ये हम डिराइव कर चुके हैं एफएससी में, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं। ये वी आई वाई है और ये आपके पास स्पीड है अलोंग वर्टिकल मोशन, क्योंकि इसी वजह से इसमें जी आया होगा। इसे जब आप एक्स की बात करेंगे, एक्स इज सिंपली फॉर्मूला ऑफ स्पीड, वी आई कोस थीटा इंटू टी। सॉरी, अगर वी आई एक्स लिख दिया तो फिर हमें टी लिख कोस थीटा लिखने की जरूरत नहीं है, और अदर वे अराउंड वी आई कोस थीटा टी। सिंपल तारीफ वेलोसिटी की। जब वाई की बात करेंगे तो वी आई वाई माइनस हाफ जी टी स्केयर, और वी आई वाई की जगह वी आई साइन थीटा भी लिख सकते हैं। सो दीज आर द सिंपल फॉर्मूलाज फॉर वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट। लेकिन जो मेजर इंपॉर्टेंट फार्मूलाज है हमें पता है वो ये नहीं है। वो फार्मूलाज हैं हाइट के। हाइट का फॉर्मूला क्या है, एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा ओवर 2g, यानी इसमें हर जगह पे 2 आना है। आर में आपका सिंपल डबल एंगल आता है,
जो कि हम मैक्सिमम रेंज से याद रख सकते हैं कि मैक्सिमम रेंज हमें पता है कि आर मैक्स किस एंगल पे होता है, 45 डिग्री पे। इसमें बहुत सी चीज़ें मैं ये सपोज करके चाह रहा हूँ कि आपको आइडिया है, तो इसमें कोई प्रॉब्लम हो जो मैं चीज़ टू भी ग्रांटेड ले रहा हूँ तो आप वो डिस्कस कर सकते हैं इन पर्सन कि सर ये पॉइंट मुझे समझ नहीं आया था, आपने पता नहीं किस तरह की है, तो आई विल बी मोर देन हैप्पी टू हेल्प। लेकिन हम यहाँ पे ज़्यादा चीज़ें ड्राइव नहीं कर सकते उस तरह डेप्थ में नहीं जा सकते क्योंकि ये चीज़ें कुछ अंडरस्टूड है। ये सेप टी के लिए फॉर्मूला जो बनेगा दैट विल बी 2v0 साइन थीटा ओवर जी। इसमें क्या है कि सिर्फ एक दफ़ा टी आए 2 आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो याद रखने का यही तरीका है कि हाइट में हर किसी के साथ 2 आएगा, वेलोसिटी में साइन 2 थीटा से आप याद रख सकते हैं कि रेंज मैक्सिमम 45 डिग्री के लिए है। और टाइम में आपके पास सिर्फ एक दफ़ा 2v0 आएगा। वो रेंज मैक्सिमम की वैल्यू होती है आपके पास v0 स्क्वायर ओवर जी। वी आई लिख लें, v0 लिख लें। ओके, इसके ऊपर मेन चीज़ है वो प्रॉब्लम्स हैं। रेंज के लिए एक प्रॉब्लम हम पढ़ते हैं कि अगर आप किसी को ऐसे लॉन्च करते हैं कि उसका एंगल 45 के लिहाज से थीटा से माइनस करे या 45 प्लस थीटा करे तो उस दोनों के लिए रेंज सेम होती है। इससे मुराद अगर मैं थीटा 45 ले लूँ, सॉरी 15 ले लूँ तो 30 डिग्री और 60 डिग्री, या मैं रेंज थीटा जो है वो 25 ले लूँ तो 20 डिग्री या 70। और इसको याद रखने का तरीका ये होगा कि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। तो अगर दो एंगल्स दिए जाएं जिनका सम 90 डिग्री है तो उन दोनों एंगल्स पे सेम रेंज मिलेगी। फॉर एग्जांपल अगर आप कि 45 एक खास एंगल पे रेंज आपके पास आर है और आपसे पूछा जाए बताएं एक और एंगल जो कि बेसिकली 90 माइनस थीटा है, उस पे रेंज क्या होगी, तो उस पे भी आर ही होगी, 2r नहीं होगी, r/2 नहीं होगी, इट विल बी सिंपली आर, क्योंकि इन दोनों का सम 90 डिग्री होगा। और दो ऐसे एंगल जिनका सम 90 डिग्री है, 45 में से कम और 45 में से ज्यादा भी सेम स्टेप, उन दोनों के लिए रेंज सेम होगी। ओके, then there is a very important formula which relate height with radius range, जो कि आप प्रूव भी कर सकते हैं और आप उसे चाहे तो वैसे डिराइव भी कर सकते हैं। और वो ये है कि हाइट ओवर रेंज की रेशो क्या है। अगर मोशन के दौरान किसी भी जगह आप हाइट और रेंज की रेशो निकालना चाह रहे हैं तो दैट विल बी इक्वल टू 1/4 टेन थीटा, जिसको मैं अगर इस तरह लिखूं r tan theta is equal to 4h, and I could give you a story, then hopefully this will be in your memory for very long time. I remember an Indian lecturer which was giving example कि आप छोटी छोटी एग्जाम्पल बना के बच्चों को फॉर्मूला याद करवा सकते हैं। और इसके लिए उसने एग्जाम्पल दी थी रतन चोर है। So that day and this day I could not forget it. R tan theta is Ratan and 4h is चोर है। So this is the formula is done। इसी के बेस पे आप जो क्वेश्चन करते होते हैं कि किस एंगल पे हाइट और रेंज सेम होगी, ये हम करते हैं ना 76 डिग्री जिस पे एंगल आता है कि किस एंगल पे हाइट और रेंज सेम होगी, तो आप इसको इस तरीके से भी कर सकते हैं कि हाइट की जगह फॉर्मूला दर्ज करते हैं r/4 tan थीटा इज इक्वल टू r तो tan थीटा इज इक्वल टू 1/4 या थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स 4 विच विल बी इक्वल टू 76 डिग्री। तो आपको मजीद कोई वो डेप्थ में जाने की जरूरत नहीं है, सिंपली आप इस तरह डिराइव कर सकते हैं। अदरवाइज आप हाइट और रेंज का फॉर्मूला करके और एक्चुअल इक्वल टू आर करके भी उस चीज को प्रूव कर सकते हैं, देयर इज नो कंपल्शन। ओके, सो इस तरह की चीजें हैं जो आपको इन फॉर्मूलाज की बेस पे पूछी जा सकती हैं। एंड दैट विल कंक्लूड आवर चैप्टर 2 फ्रॉम पेपर ए।